सो अब हम बात कर लेते हैं अपने सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन के बारे में। सोमरफेल्ड मॉडिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अब तक हमने बोर्स थ्योरी देख ली, बोर्स थ्योरी का लिमिटेशन देख लिया। अब हमने एक चीज़ बोला था, हमने एक चीज़ बात करी थी, हमने बोला था कि बोर्स थ्योरी में जो कुछ लिमिटेशन थी। क्या लिमिटेशन? जो स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट कर जा रही थी और जिनकी वजह से हमें फाइन फाइन स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था, फाइन स्पेक्ट्रल लाइंस देखने को मिल रही थी, ठीक है ना। तो उस चीज़ को एक्सप्लेन किया किसी ने, सोमरफेल्ड ने। कैसे? देखो, 1916 में 1916 में सोमरफेल्ड ने मॉडिफाई किया बोर्स थ्योरी को एंड ट्राई टू इंटरप्रेट द फाइन स्ट्रक्चर, जो फाइन स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था एटॉमिक स्पेक्ट्रम में, ठीक है ना। हाइड्रोजन के एटॉमिक स्पेक्ट्रम में जो फाइन स्ट्रक्चर्स हमें मिल रही थी, ठीक है ना, तो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। उन्होंने बताया दिस इज ड्यू टू इलेप्टिकल पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, ठीक है ना। देखो, हम अब तक जान रहे थे ना क्या, ये रहा हमारा, देखो इधर जरा, कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, और ये हमारा ब्लैक कलर में दिखा रखा है आपको ऑर्बिटल। हमने ये चीज़ देख रखी थी, इस चीज़ को भूल जाओ अभी, इन तीनों ऑर्बिटल को भूल जाओ। तो ये हम अब तक हमने ये देखा था, ठीक है ना। अब कुछ इलेप्टिकल्स ऑर्बिटल होती हैं। इलेप्टिकल शेप आपको पता होगा, इलेप्टिकल शेप, ठीक है ना। बेसिकली आपको इलेप्टिकल के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी जब अगर आपने ग्रेविटेशन पढ़ रखा है तो। क्लास 11th में फिजिक्स में है ग्रेविटेशन, तो इलेप्टिकल्स के बारे में आपको पता होगा। तो हाँ, तो दो फोकाई होते हैं इलेप्टिकल्स में, ठीक है। इलेप्टिकल में दो फोकाई होते हैं। इन्हीं दोनों फोकाई में से किसी एक फोकाई पे क्या है आपका, क्या है इस पोजीशन में आपको क्या होगा, न्यूक्लियस, ठीक है ना। तो ये आपको दिख रहा होगा इलेप्टिकल पाथ दिख रहा होगा। तीन आपको इलेप्टिकल पाथ दिख रहा है, तीन इलेप्टिकल पाथ दिख रहा है। एक फोकाई ये हो गया, एक फोकाई ये हो जाएगा इधर, ठीक है। तो एक फोकाई में आपको क्या होता है, इन इलेप्टिकल ऑर्बिट द न्यूक्लियस was assumed to be present in one of the foci, ठीक है ना, ऑफ द इलिप्स में दो फोकाई होते हैं, उनमें से एक फोकाई में आपका क्या प्रेजेंट है, आपका न्यूक्लियस। जैसे वहाँ पे ग्रेविटेशन में आपने सन की बात करी होगी, ठीक है ना। आपने बेसिकली ये भी देखा होगा माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस क्या होता है, ये बात किया होगा, आपको ये पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना। तो दो फोकल पॉइंट है, ठीक है, दो फोकाई है, इनमें से एक पोजिशन पे क्या होगा, सी एक फोकाई में क्या होगा आपका न्यूक्लियस। ओके, अब देखो बाकी ये चीज़ें हम देखेंगे, ये n=4 ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है ना। n=4, k=3, n=4, k=1, ये सब चीज़ें क्या है, अभी आगे जब हम पढ़ लेंगे तब ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। अभी हम जस्ट आगे बढ़ते हैं इस चीज़ के, ठीक। यू कैन सी इन फिगर 1.12 above that the contrast that in contrast to the circle where the radius is constant and the angle is changing, an ellipse both the radius and angle may change. Such a change in angle is shown in figure। देखो, जब सर्कुलर पाथ है, ठीक है, जब सर्कुलर पाथ है तब जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, मान लो ये इलेक्ट्रॉन आपका ये मूव कर रहा है, यहाँ पे था अभी यहाँ पे आ गया, तब क्या चेंज हुआ, ये रेडियस चेंज हुआ क्या? नहीं, रेडियस तो अगर सर्कुलर है तो रेडियस तो सेम रहेगा, ठीक है ना, रेडियस तो सेम रहेगा, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है कहाँ से, न्यूक्लियस से लेके इलेक्ट्रॉन तक के का डिस्टेंस, वो तो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा अगर सर्कुलर पाथ है तो, ठीक है ना। बट इलेप्टिकल पाथ में देखो, इलेप्टिकल पाथ में क्या होगा, इलेक्ट्रिकल पाथ में अगर ये इलेक्ट्रॉन इधर है और अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है ना, तो अब देखो ये जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, पहले तो ये डी था, अब जो ये डिस्टेंस है ये थोड़ा कम हो गया, इसको मैं डी डैश बोल देता हूँ। तो डी डैश और डी दोनों बराबर नहीं है, ठीक है। तो क्या चेंज हो रही है, डिस्टेंस भी चेंज हो रही है, ठीक है ना। और क्या है, इसमें और एक चीज़ है कि एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एंगल चेंज होती रहती है, एंगल तो इसमें भी चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एंगल तो इसमें भी चेंज हो रहा है, इसमें नीचे दिखाया गया है देखो, ठीक है। ये एक सेकेंड, ये आपका मेजर एक्सिस हो गया, ठीक है ना। तो देखो, जब वो इस पॉइंट पे था, x1 पे था,
ठीक है। जब चलो मान लेते हैं ए पे था, पहले ए पे था, फिर x1 पे आया, फिर x2 पे आया, तो क्या देख रहे हो आप, एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एंगल चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एंगल चेंज हो रहा है। और ये जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस है, कौन सा डिस्टेंस, आपके सेंटर से लेके, आपके सेंटर से लेके, अगर मैं उसकी बात करूँ, इस केस में बात करूँ, वैसे चलो इसको ही देख लेते हैं डायरेक्ट हम। इस डायग्राम के हिसाब से जब आपको दिख रहा है कि अगर इलेक्ट्रिकल पाथ के सेंटर से भी देखोगे ना, इलेक्ट्रिकल पाथ के सेंटर से भी देखोगे, तो ये जो डिस्टेंस है, मीन्स ये आपका ये डिस्टेंस, और अब जो ये डिस्टेंस है, इसमें चेंज आ गया है, डिस्टेंस घट रही है, डिस्टेंस घट रही है। यहाँ तक आता है ये डिस्टेंस घटेगा, फिर आता है तो ये डिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। तो वही बोला जा रहा है, इन एन इलिप्स बोथ द रेडियस, जो रेडियस तो चेंज होते ही होते हैं, और ये एंगल भी चेंज होता है, एंगल तो चेंज दोनों में ही चेंज होगा, ठीक है। सर्कुलर वाले में भी और इलिप्स वाले में भी एंगल चेंज होगा। और इसमें इलिप्स वाले में क्या है, उसमें रेडियस भी चेंज हो रहा है, और सर्कुलर वाले में क्या है, रेडियस कांस्टेंट है उसमें। सच ए चेंज इन एंगल इज शोन इन, हाँ ये तो हमने देख लिया। देखो आगे, in an elliptical orbit, the motion of an electron could be described by considering radial quantum number, ठीक है ना। यहाँ पे एक नया क्वांटम नंबर आया है, रेडियल क्वांटम नंबर, जिसको हम एनआर से डिनोट करते हैं। एनआर इज बेसिकली रेडियल क्वांटम नंबर, रेडियल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर के, एजीमुथल क्वांटम नंबर को के से डिनोट करते हैं। तो रेडियल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को यूज़ करके, इन दोनों को यूज़ करके, रेडियल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर को यूज़ करके आप डिस्क्राइब कर पाओगे इलेक्ट्रॉन के मोशन को, किस चीज़ में, इलेप्टिकल ऑर्बिट में। इलेप्टिकल ऑर्बिट में अगर आपको इलेप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब करना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको दो क्वांटम नंबर चाहिए, आपको दो क्वांटम नंबर चाहिए, एक तो रेडियल क्वांटम नंबर चाहिए और एक आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर चाहिए, ठीक है ना। एजीमुथल क्वांटम नंबर को केट से डिनोट किया जाता है, फर्दर इसको आगे जाके इसको मॉडिफाई कर दिया गया, फिर इसको स्मॉल एल में ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपने पढ़ा होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर लोअर क्लासेस में, क्लास 11th में बेसिकली ये है केमिस्ट्री में। दीज क्वांटम नंबर्स आर रिलेटेड टू बोर्स क्वांटम नंबर, ठीक है। दीज क्वांटम नंबर आर रिलेटेड, जो बोर्स का क्वांटम नंबर बेसिकली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, इसको कभी कभी बोर्स क्वांटम नंबर भी देखोगे बोल दिया जाता है, ठीक है ना। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो जो बोर्स क्वांटम नंबर है, उसका रिलेशन देखेंगे हम इन दोनों से, किससे, रेडियल क्वांटम नंबर से और एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो जो बोर्स का क्वांटम नंबर होता है, जो बोर क्वांटम नंबर है, दैट इज द सम ऑफ रेडियल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो बोर्स क्वांटम नंबर दैट इज एन, ये तो आप बोल सकते हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज द सम ऑफ रेडियल क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल सिंपल सी लग रही होगी। दीज क्वांटम नंबर्स आर रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ द इलेप्टिकल इलिप्स, ठीक है ना। ये जो क्वांटम नंबर्स है ये किस चीज़ के लिए है, ये आपको ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा आइडिया देता है, इलेक्ट्रिकल पाथ की ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा आपको आइडिया देता है, ठीक है ना, ये उससे रिलेटेड है। दिस क्वांटम नंबर आर रिलेटेड टू ज्योमेट्री ऑफ द इलेप्टिकल पाथ, ठीक है ना। अब देखो, जब आप जब आप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये तो बोर्स क्वांटम नंबर और किसका, और आप एजीमुथल क्वांटम नंबर का रेशियो लोगे, द रेशियो ऑफ बोर्स क्वांटम नंबर एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड द लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, ठीक है ना। तो इन दोनों का रेशियो, ठीक है ना, इन दोनों का रेशियो एन रेशियो के ले लो, एन और के का रेशियो ले लो, मीन्स आपका बोर्स क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का जब आप रेशियो लोगे तो वो किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा आपका लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस, इनके रेशियो के इक्वल आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आपको एज इट इज़ याद रख लेनी है, ये दो चीज़ें, ठीक। ऑल्सो फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन, अगर आपके पास एक एन की वैल्यू, लेट्स सपोज हमने एन बराबर 2 दे दिया, ठीक है, मान लिया हम एन बराबर 2, फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ एन के कैन हैव वैल्यू फ्रॉम 1 to n, मीन्स अगर आपके पास मैंने बोल दिया कि एन बराबर 1 है, एन बराबर 1 है, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा, तो एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज के, वो क्या होगा, वो होगा 1 से लेके 2 तक, मीन्स 1 हो सकता है और 2 हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अगर मान लो एन बराबर 4 है,
आपको बोल दिया गया n बराबर 4, बोर क्वांटम नंबर आपको 4 दे दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है बताओ एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या पॉसिबल है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर कैन बी क्या 1 से लेके 4, ठीक है ना, 1 से लेके n मीन्स 1 से लेके 4। अब क्या होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 2 3 एंड 4 एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होगा 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, ठीक है। लेट अस नाउ कंसीडर वेरियस पॉसिबल वैल्यू ऑफ n बाई के फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ n। चलो हम n बाई के की वैल्यू निकालते हैं। अब आपको मान लो हमने बोल दिया लेट सपोज n बराबर 4 बोल दिया गया, n बराबर 4 बोल दिया गया, क्या बोल दिया गया n बराबर 4, क्या बोल दिया गया n बराबर 4। तो n बाई के की वैल्यू निकालो। तो n बाई के की वैल्यू क्या हो सकती है, तो n तो हमेशा 4 ही रहेगा क्योंकि n को तो हमने फिक्स कर दिया, n 4 है हमारा, तो n हमारा क्या है 4, तो 4। के की वैल्यू क्या हो सकती है, के की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक हो सकती है, के की वैल्यू क्या हो सकती है 1 से लेकर 4। अगर n है आपके पास गिवन है, गिवन n के लिए के की वैल्यू क्या होती है n से लेके 1 से लेके n तक, 1 से लेके n तक, तो के की वैल्यू हो सकती है 1, ठीक है ना। तो n बाई के की वैल्यू आपकी 4/2 भी आ सकती है, n बाई के की वैल्यू आपकी 4/के की वैल्यू 3 आ सकती है, n बाई के की वैल्यू आपकी ये तो 4 ही रहेगा, के की वैल्यू 4 हो सकती है। तो ये आपको 4 मिल गए, 4/4 4/3 4/2 4/1, ठीक है ना। अब देखो n बाई के, ऊपर क्या है n, नीचे क्या है के, ऊपर क्या है n, नीचे क्या है के, ध्यान से देखना इस चीज़ को, अब ध्यान से देखना, यहीं पे मेन है, ऊपर क्या है n, नीचे क्या है के। n बाई के क्या होता है मेजर एक्सिस अपॉन में माइनर एक्सिस, मीन्स 4/1, मेजर एक्सिस मीन्स जो ज़्यादा है, मेजर एक्सिस ज़्यादा, माइनर एक्सिस कम, ऊपर ज़्यादा है, चलो माइनर एक्सिस कम है। देखो ना आप खुद ही देखो डायग्राम में, जो मेजर एक्सिस आपको दिख रहा होगा मेजर एक्सिस ज़्यादा होता है और माइनर एक्सिस कम होता है, ठीक है ना। तो मेजर एक्सिस आपका 4 है, माइनर एक्सिस 1 है, इसमें मेजर एक्सिस आपका 4 है, इसमें माइनर एक्सिस 2 है, मेजर एक्सिस 4 माइनर एक्सिस 3, मेजर एक्सिस 4 माइनर एक्सिस 4। क्या मतलब हुआ कि जब मेजर एक्सिस भी 4 है माइनर एक्सिस भी 4 है, मीन्स ये बिल्कुल एक सर्कुलर पाथ होगा, एक सर्कुलर ऑर्बिट हो जाएगा। समझ गए, इस चीज़ को समझ रहे हो। तो वही अब दिया गया है, वही दिया गया है कि जब n बराबर 4 होगा और k बराबर 4 होगा, n बराबर 4 k बराबर 4 मीन्स n बाई के की वैल्यू कितनी आएगी, n बाई के की वैल्यू आएगी आपकी 4/4 दैट इज 1, मीन्स n बाई के क्या होता है मेजर एक्सिस अपॉन में माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस अपॉन में माइनर एक्सिस। दोनों की वैल्यू 1 कब आ सकती है, दोनों की वैल्यू कम 1 कब आ सकती है जब दोनों इक्वल हो, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस दोनों इक्वल हो, मीन्स ये इसकी जो वैल्यू होगी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बराबर, ये कब होती है सर्कुलर पाथ में, ठीक है। तो यही बताने की कोशिश कर रहा था मैं। हाँ तो n बाई के की वैल्यू 4/1 आ सकती है, 4/2 आ सकती है, 4/3 आ सकती है, 4/4 कब आएगा जब आपका ऑर्बिट कैसा हो जाएगा सर्कुलर, जब आपका ऑर्बिट सर्कुलर हो जाएगा इस केस में, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है मेजर एक्सिस, ये क्या है माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस ये माइनर एक्सिस, समझ रहे हो। n बाई के को आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस MAJ और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस लिख सकते हो ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। यू कैन सी दैट द ऑर्बिट रिप्रेजेंटेड इन 1 2 3, जो ये 1 है 2 है 3 है, इसमें जो ऑर्बिट रिप्रेजेंट किया जा रहा है वो इलेप्टिकल है। क्यों, जो मेजर एक्सिस है वो 4 है, माइनर एक्सिस 1 है, मीन्स मेजर एक्सिस ज़्यादा है माइनर एक्सिस से, मेजर एक्सिस ज़्यादा है माइनर एक्सिस से, तो समझ रहे हो ना ये इलेप्टिकल पाथ फॉर्म करेगा। वेयर एज द ऑर्बिट मेंशन इन 4, जो 4th नंबर पे जो ये देख रहे हो आप, ठीक है ना, ये 4th वाला देख रहे हो आप, ये जो 4th वाला देख रहे हो इसमें मेजर एक्सिस मीन्स n बाई के की वैल्यू आ रही है आपकी 4/4, मीन्स n बाई के को आप लिख सकते हो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर बाय माइनर लिख लेना, ठीक है ना। तो मेजर और माइनर दोनों बराबर है, मेजर भी 4 है माइनर भी 4 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सर्कुलर ऑर्बिट बन जाएगा। दस द सर्कुलर ऑर्बिट इज ए स्पेशल केस ऑफ इलेप्टिकल ऑर्बिट हैविंग n इक्वल्स टू k। इलेप्टिकल ऑर्बिट में जब n बराबर आपका k आ गया, n बराबर जब k आ जाएगा, जब n की वैल्यू, जब एजीमुथल क्वांटम नंबर और बोहर क्वांटम नंबर दोनों बराबर आ जाएंगे, दोनों बराबर होंगे एक दूसरे के,
ठीक है ना। जब एजीमुथल क्वांटम नंबर और बोहर क्वांटम नंबर एक दूसरे के इक्वल हो जाते हैं, तब जो आपका बनता है, तब जो आपके पास जो आपके पाथ बनता है, तब जो ऑर्बिट बनता है, तब उस ऑर्बिट वो ऑर्बिट कैसा होता है, वो ऑर्बिट सर्कुलर होता है। तो वही हम बोल देते हैं, अभी हम क्या बोल रहे थे सबसे ऊपर, देखो देखो क्या बोल रहे थे, दीज क्वांटम नंबर्स आर रिलेटेड टू दी बोर्स क्वांटम नंबर। एक सेकेंड, हाँ ये नहीं, ये बोल रहा था मैं, सॉरी, वो नहीं, मैं ये पॉइंट बोल रहा था। दीज क्वांटम नंबर्स आर रिलेटेड टू द ज्योमेट्री ऑफ द इलिप्स। ये इलिप्स की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब करता है, तो कर तो रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, इलिप्स की ज्योमेट्री को डिस्क्राइब कर रहा है, ये सारी प्रॉपर्टीज, ये सारी जो क्वांटम नंबर्स हैं। सोमरफेल्ड गिव द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम। सोमरफेल्ड ने, सिंपल से आपको ये याद रखना, सीधे कुछ डेरिवेशन नहीं करने वाले हैं हम। तो एनर्जी के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, एनर्जी के लिए उन्होंने ये इक्वेशन दिया है, एनर्जी के लिए उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया है, ठीक है ना। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी इलेप्टिकल ऑर्बिट्स, उन्होंने ये वाला क्या दिया है, इक्वेशन दिया है, जिसमें आप देख रहे हो ऊपर क्या है, 2 पाई स्क्वायर e⁴ m मास है इलेक्ट्रॉन का, ये है आपका क्या, ये आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और ये आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, ये रेडियल क्वांटम नंबर, दोनों का सम का स्क्वायर ले लेना है, और प्लैंक्स क्वांटम जो प्लैंक्स कांस्टेंट है, सॉरी, जो प्लैंक्स कांस्टेंट है उसका स्क्वायर ले लेना है। तो ये आपके एनर्जी का एक्सप्रेशन दे दिया उन्होंने। दस इट वॉज शोन बाय द अबव एक्सप्रेशन that energy depend not only on the principal quantum number and but also on azimuthal quantum number, की जो एनर्जी है, जो एनर्जी है, ठीक है ना, जो एनर्जी है वो किस चीज़ पे, वो किस पे डिपेंड करती है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे तो डिपेंड करती है, वो एजीमुथल क्वांटम नंबर पे भी डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो वो एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज के, उस पर भी डिपेंड करती है ऑल्सो टू सम एक्सटेंट। Therefore, according to Sommerfeld modification, the existence of sub-energy level in each principal energy level was possible, ठीक है ना। सब एनर्जी लेवल इन सबको बोला जा रहा है, इन सबको जो इलेप्टिकल पाथ हैं, जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इनको सब एनर्जी लेवल बोल रहे हैं। हमने तो अभी तक एनर्जी लेवल कैसे डिस्क्राइब किया था, हमने डिस्क्राइब किया था एनर्जी लेवल को, देखो थोड़ा बना के दिखाता हूँ। अब तक जो हम देख रहे थे, हमने बोला था, अब तक हम बात किए थे, ये रहा न्यूक्लियस, हम बोले थे ये रहा ऑर्बिट, ये रहा ऑर्बिट, ये रहा ऑर्बिट, ये रहा ऑर्बिट, ठीक है ना। इसको थोड़ा ऐसा करके बनाना, ठीक है, मिटाई दो इसको, ठीक है। हम ये सब ऑर्बिट बना रहे थे। तो अब हमें पता है कि इन ऑर्बिट के अलावा भी कुछ ऑर्बिट पॉसिबल है। इस ऑर्बिट, ये जो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, इसके अलावा भी कुछ ऑर्बिट पॉसिबल है, इसके अलावा भी कुछ ऑर्बिट पॉसिबल है, जो कैसे होंगे, इलेप्टिकल होंगे, जो कैसे होंगे, इलेप्टिकल ऑर्बिट होंगे, ठीक है। तो उन्हीं को बोलते हैं सब एनर्जी लेवल। तो कुछ सब एनर्जी लेवल भी पॉसिबल है, ठीक है ना। इसी को ध्यान से देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ सब एनर्जी लेवल इन दी प्रिंसिपल एनर्जी लेवल वॉज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, ठीक है ना। प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बेसिकली हम जो सर्कुलर वाला ऑर्बिट है, उनके एनर्जी लेवल को प्रिंसिपल एनर्जी लेवल पे बोल रहे थे, ठीक है। तो सब एनर्जी लेवल भी पॉसिबल है। अब आगे देखो, द प्रेजेंस ऑफ दीज एक्स्ट्रा एलिप्टिकल ऑर्बिट विच डिफर स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर इन एनर्जी, जो डिफरेंट जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, वो एक दूसरे से अलग है एनर्जी के हिसाब से, ठीक है ना। दे डिफर स्लाइटली फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से अलग है किस चीज़ में, एनर्जी के हिसाब से। एनर्जी में दोनों सबकी एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है ना। जो इलेक्ट्रिकल पाथ है, डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पाथ है, सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है एक दूसरे से, ठीक है ना। स्लाइटली डिफरेंट होती है, बिल्कुल ही जमीन आसमान का फर्क नहीं होता, हाँ हल्का सा डिफरेंस होता है। कैन अकाउंट फॉर द एक्स्ट्रा लाइन्स इन द स्पेक्ट्रल एटम, जो स्पेक्ट्रल जो स्पेक्ट्रम हम देख रहे थे, जो हम स्पेक्ट्रम देख रहे थे, अब हम कुछ जो स्पेक्ट्रल लाइन्स है, कुछ जो फाइन स्पेक्ट्रल लाइन्स है, वो इनके कारण भी आ सकती है, ठीक है ना। तो बोला कुछ एक्स्ट्रा स्पेक्ट्रल लाइन्स इन ऑर्बिटल के कारण भी बन सकता है। हम एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताओ, इतना तो आप समझ गए हो ना, कि जब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड लेवल पे जाता है n=1 में, तो मान लो ये, सॉरी क्या कर दिया मैंने, मान लो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था n=1 में, ये n=2 में गया, ये तो n=3 में गया, जब ये वापस आएगा तो कुछ फोटोन एमिट करता है, ठीक है ना। ये n=2 में गया तो ये फोटोन जो एमिट करेगा वो अलग होगा, और ये वाला जो फोटोन एमिट करेगा वो अलग होगा। अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी तो पॉसिबल है ना, कुछ ऐसे इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट भी पॉसिबल है। अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है,
वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में गया है, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में गया है और वापस से अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया है। अब जो फोटोन निकलेगा तो उसकी तो एनर्जी अलग होगी ना, उसकी तो एनर्जी अलग होगी। क्यों? क्योंकि जो इलेप्टिकल ऑर्बिट है, इलेप्टिकल ऑर्बिट की एनर्जी और ये जो ऑर्बिट है हमारा, ठीक है ना, जो हमारा सर्कुलर ऑर्बिट है, उनका तो एनर्जी सेम नहीं है, डिफरेंट है, ठीक है ना। तो अब जो फोटोन निकलेगा वो अलग होगा, ठीक है ना। तो कुछ एक्स्ट्रा लाइन्स हमें देखने मिलती है इसके वजह से भी, इलेप्टिकल ऑर्बिट की वजह से भी। Thus, the azimuthal quantum number represent Sommerfeld by K was later modified by I। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, सोमरफेल्ड ने उसको K से डिनोट किया था। सोमरफेल्ड ने उसको K से डिनोट करके अपना काम चलाया। उन्होंने अपना जितना भी स्टडी किया, जितना भी उन्होंने अपनी थेरीज थी, उन्होंने K यूज़ किया है, ठीक है ना। उन्होंने K यूज़ किया है किस चीज़ के लिए? एजीमुथल क्वांटम नंबर के लिए। बट लेटर ऑन इसको थोड़ा चेंज कर दिया गया, इसको L कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? L। ये I नहीं है, ये L है, ठीक है ना। एंड वॉज शोन टू हैव वैल्यू जीरो से लेके n-1, कि अगर आपके पास n गिवन है, अगर आपके पास n गिवन है, मान लो n बराबर 4, n बराबर 4, तो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज L। तो L की वैल्यू क्या होगी? L की वैल्यू होगी आपकी जीरो से लेके n-1 दैट इज 3 तक। जीरो से लेके 3 तक दैट इज जीरो हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, बस ये हो सकता है, ठीक है। समझ गए इस चीज़ को? ठीक। whereas n is the प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हम अच्छे से जानते हैं। दस इफ n इक्वल टू 2, अगर n की वैल्यू आपके पास 2 है, अगर n की वैल्यू 2 है, देन L कैन हैव वैल्यू जीरो से लेके 1। n की वैल्यू 0 से 1 होगी। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 4 है, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी? L की वैल्यू आपकी 1 से लेके 3 हो जाएगी, जो हमने भी बताया, ठीक है। अब आगे देखो, द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, the splitting of spectral lines when atoms are placed in strong magnetic field। जब strong magnetic field में रखोगे एटम्स को, तो स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिट करती है। उस कारण भी, किस कारण से? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के कारण, जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखने के कारण जो स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिट कर दी हैं, उसको बोलते हैं हम जीमैन्स इफेक्ट। इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं जीमैन इफेक्ट। बेसिकली ये भी आपकी लोअर क्लासेस, क्लास 11th में ही पढ़ा रखी है। could also be partially explained by introducing मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब जीमेंस इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए और एक क्वांटम नंबर हम यूज करते हैं, दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। डिस्क्राइबिंग द अलाउड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन स्पेस। ये आपको बताता है इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का, इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिट का ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट का ओरिएंटेशन इन स्पेस, ठीक है ना। जो ऑर्बिट्स हैं, बेसिकली ऑर्बिट्स तो इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है ना। ऑर्बिट्स का ओरिएंटेशन, ठीक है ना। ऑर्बिट्स का ओरिएंटेशन कैसा है स्पेस में? ऑर्बिट्स का ओरिएंटेशन कैसा है स्पेस में? हम तो देख लिए ना ऑर्बिट्स कैसे हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट है, सर्कुलर ऑर्बिट है, बट उसका ओरिएंटेशन कैसा है, ठीक है ना। तो अलाउड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट इन स्पेस, ये आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपके जीमेंस इफेक्ट को भी एक्सप्लेन करता है, पार्शियली एक्सप्लेन कर पाता है, बिल्कुल फुली एक्सप्लेन नहीं कर पाता, ठीक है। It was shown that for each value of L and M, each value of L, जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, वो कितना आ जाएगा? 2L+1। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या हो जाएगा? 2L+1 फ्रॉम प्लस L2 माइनस L। हैंस इफ L बराबर 1, अगर L आपका 1 है, अगर L आपके पास 1 है, अगर आपके पास L दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, अगर आपके पास 1 है, एजीमुथल क्वांटम नंबर 1 है, तो M की वैल्यू क्या हो सकती है? M कैन हैव 3 वैल्यू, M की 3 वैल्यू हो सकती है। कौन कौन सी M की वैल्यू हो सकती है? +1, 0, -1, ठीक है। +1, 0, -1। देखो सिंपल सी बातें हैं, देखो क्या है, देखो सिंपल सी बातें हैं। अगर आपका n की वैल्यू मान लो 3 है, तो आपका जो होगा क्या? एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज L क्या होगा? L हो जाएगा आपका 0 से लेके 3 माइनस 1 दैट इज 2, मतलब कि 0, 1, 2 ये हो सकती है L की वैल्यू। और अगर मान लो L की वैल्यू अगर आपके पास दे रखी है, अगर आपके पास L की वैल्यू दे रखी है 1, अगर L की वैल्यू दे रखी है 1, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? -L दैट इज 1 से लेके +L तक,
दैट इज -L, फिर आएगा 0, फिर +1। समझ गए। लेट्स सपोज L बराबर 2, L बराबर 2, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा -L दैट इज -2 से लेके +L तक, से लेके +L दैट इज +2। तो -2 फिर -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा। ये हो सकती है, ठीक है। हाँ, अब बाकी तो हम देखेंगे यूनिट 4 में, बात करेंगे इसके बारे में थोड़ी और डिटेल में, ठीक है ना। अब तक ये लेक्चर यहीं पे हमारा समाप्त होता है। अब देखो सिंपल सी बात है, इफ़ n बराबर 3 दे रखा है, व्हाट इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ L क्या हो सकता है। n बराबर 3 दे रखा है, n बराबर आपके पास 3 दे रखा है, तो अगर आपके पास n बराबर 3 है तो L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू होती है आपके पास क्या, जीरो से लेके जीरो से लेके जीरो से लेके n-1 दैट इज 2, मतलब 0 1 और 2, 0 1 और 2, 0 1 एंड 2, ये हो जाएगी आपके पास, ठीक है। इफ L बराबर 2, L अगर 2 दे रखा है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू L कितना दे रखा है, L बराबर 2 दे रखा है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू -L दैट इज -2 और से लेके +L दैट इज +2। तो -1 फिर 0 आएगा, फिर +1 आएगा, फिर +2 आएगा। तो 1 2 3 4 5 5 वैल्यू पॉसिबल है, ठीक है। तो ये सिंपल सिंपल सी चीज़ें आती हैं, ज़्यादा कुछ हमें हार्ड एंड फास्ट देखना नहीं है, सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, दिमाग में जाती रहेंगी, ठीक है। बस ये यूनिट हमारा यहीं पे समाप्त होता है, ठीक है ना। इस यूनिट को हम यहीं पे समाप्त करेंगे, अगली यूनिट की बात हम बाद में करेंगे। अब कोशिश करेंगे इस यूनिट को थोड़ा रिवाइज कर लें, तो फिर अगले यूनिट पे बढ़े, देखेंगे अभी क्या करना है। बट हाँ, ये लेक्चर आपको अगर समझ में आ गया तो ठीक है, नहीं तो आप एक दो बार दोबारा देख सकते हो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, और एक चीज़ बताना चाह रहा था मैं, जो लिमिटेशन ऑफ बोर्ड थ्योरी है, जो लिमिटेशन ऑफ बोर्ड थियरी है, ठीक है, जो लिमिटेशन ऑफ बोर्ड थियरी है, इसको आप अच्छे से याद कर लो, जो पांचों लिमिटेशन को अच्छे से याद कर लो। क्यों, एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, जैसे कि मैंने देखा लास्ट ईयर के एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया गया कि आपका जो क्या था, हम्म डेल्टन्स डेल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डेल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, तो उन्होंने 5 पोस्टुलेट दिए थे, ठीक है ना। 5 पोस्टुलेट्स ऑफ डेल्टन एटॉमिक थ्योरी को लिस्ट करना था, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ बोथ थ्योरी पूछा जाता है, लिस्ट डाउन द 5 लिमिटेशन ऑफ द बोथ थ्योरी। तो सिंपल सी यादें रख लेनी है। पहला क्या है कि एंगुलर को इन्होंने पहले ही बता दिया था कि एंगुलर मोमेंटम कभी जीरो नहीं हो सकता अकॉर्डिंग टू बोथ थ्योरी, बट हाँ होता है, n बराबर 1 में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम जीरो होता है। दूसरा, जो फाइन स्ट्रक्चर हमें मिल रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, उस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तीसरा, कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए ही वैलिड रहता है, ठीक है ना। जो स्पेक्ट्रा है, आप मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड कर पाओगे, इस चीज़ को देख पाओगे। दिसरी, अब चौथा कि मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये चीज़ों को इन सब चीज़ों को ये समझा नहीं पाया। पांचवा, कि वेव प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन को ये समझा नहीं पाया। तो ये बस पांचों पॉइंट को आपको सही ढंग से प्रिपेयर कर लेना है, ठीक। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।